हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए एक और नई कहानी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज जिस कहानी की मैं बात करूँगा वो कहानी लिखी है A.P. लुस्कोम वाइट ने और इसको एडिट किया है मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने। ये कहानी ब्रिटेन के एक युद्ध संवाददाता द्वारा उन 4 सैनिकों की कठिन परीक्षा का वर्णन है जिन्हें आज़ाद होने की चेष्टा में लिबिया का रेगिस्तान पैदल पार करना पड़ा था, बिना खाना या पानी के। और इस कहानी का नाम है भयानक रेगिस्तान। सन 1941 की गर्मियों में और पतझड़ के मौसम में हमारे सैनिक अपनी मर्जी से रेगिस्तान में गश्त लगाते रहते थे। हमने रेगिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था जो मूलतः वीरान था, और इटली या जर्मन की सैनिक टुकड़ियां इस विवादास्पद अधिकार पर कभी आपत्ति नहीं करती थीं। इन गश्तों में आक्रामक तेवर दिखाने वाले ब्रिटिश सैनिक थे। लंदन के एक समाचार पत्र संवाददाता ने 1941 के पतझड़ के मौसम में लिखा, शत्रु द्वारा जो थोड़ी बहुत गश्त होती है उसकी जिम्मेदारी केवल रामेल के अफ्रीका कोर को सौंपी जाती है, इटालियन सैन्य दल को नहीं। रेगिस्तान हमारा है जितना भी हम चाहें। शत्रु गश्त लगाता है और अधिकतर उत्तरी क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, तथा जब कभी उनका सामना लिबिया में दूर तक जाती हमारी गाड़ियों से हो जाता है तो वह कतराकर तेजी से भाग जाते हैं। लेकिन एक समय था जब स्थिति बहुत अलग थी। इटालियन सेना के पास साजो सामान की कमी नहीं थी, बहुत से उपकरणों की तो अभी तक परख भी नहीं हुई थी और वो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए थे, और ना ही सैनिकों के मनोबल की परीक्षा ली गई थी। हमारी छोटी सी सैन्य टुकड़ी, जिसे संकट में पड़े ब्रिटेन ने बड़े जोखिम के बावजूद इस कार्य के लिए अलग किया था, पूरी ताकत के साथ गश्त नहीं लगा सकती थी। फिर भी वह साहस के साथ टोह लेने के लिए शत्रु के रेतीले इलाके में दूर तक जाने का खतरा मोल लेते रहते थे, और भली भांति ये जानते हुए कि शत्रु के साथ यदि कोई भिड़ंत होती है तो ये बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि वह टक्कर बराबर की नहीं होगी। बस मुट्ठी भर सैनिकों के सामने एक विशाल सेना होगी। इस अध्याय में जो कहानी मैं कहने जा रहा हूं वह किसी ऐसी गश्त की कहानी नहीं है, बल्कि उसके बाद के परिणाम का एक बहुत ही बड़ा खुलासा है। यह किस्सा उन 4 बहादुर इंसानों का है जिन्होंने मीलों तक रेगिस्तान का सफ़र तय किया, लेकिन यह सफ़र उन्होंने जलकर नष्ट हुई अपनी बख्तरबंद गाड़ी का पीछा छोड़कर पैदल ही तय किया। यह मौत के मुंह से बच निकलने की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी है जो युद्ध से संबंध रखती है। इस कहानी के 4 हीरो थे। 3 तो बच गए थे और एक वो जिसकी कब्र अफ्रीका में रेगिस्तान के एक सबसे सुनसान इलाके के रेत के नीचे दबी पड़ी है। पहले 3 इस प्रकार हैं। घुड़सवार सैनिक रोनाल्ड मूर, न्यूजीलैंड से। सामान्य सैनिक एल्फ्रेड तिखे, मैनचेस्टर से। और संतरी अलेक्जेंडर विंचेस्टर, ग्लासगो, स्कॉटलैंड से। चौथा आदमी था संतरी जॉन ईस्टन, एडिनबर्ग से। ये चारों आदमी, जिनके साथ 1 या 2 और थे, हमारे उन 4 बख्तरबंद ट्रकों में से एक के कर्मी दल का हिस्सा थे, जिन ट्रकों को कई अन्य ट्रकों के साथ दक्षिण पूर्व लिबिया के लगभग निर्जन इलाके के काफ़ी अंदर गश्त के लिए भेजा गया था। यहाँ सामान्य परिस्थितियों में आप अंतहीन रेत पर कई दिनों तक गाड़ी चलाए जा सकते हैं, और कभी कभी किसी मंडराते बास के सिवा कोई जीवित प्राणी आपको यहाँ नजर नहीं आने वाला। वहाँ कुछ भी तो नहीं है, ना वनस्पति, ना पानी, ना ही कोई इंसान। सिर्फ युद्ध के समय इस विशाल क्षेत्र की कीमत हो जाती है। समस्या या संकट की दृष्टि से इसे दोनों में से कोई भी लिबिया या मिस्र में प्रवेश करने के लिए पिछला दरवाजा बना सकता है। हमारा छोटा सा गश्ती दल उस समय इस क्षेत्र में दूर तक चला गया था जब एक अधिक शक्तिशाली इटालियन गश्त से उसकी टक्कर हुई। भागने का कोई सवाल नहीं था और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ के सैन्य दल रेत पर 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गरजते और गोलीबारी करते हुए एक दूसरे पर धावा बोल रहे थे।
लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का एक ट्रक दूसरे से अलग हो गया और इटली की कई बख्तरबंद गाड़ियों ने उसे गोलियों से छलनी कर डाला। ब्रिटेन के तोपचियों ने इस गोलाबारी का जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन कई तरफ से आती गोलियों ने उनके ट्रक को अंदर तक छेद दिया और कुछ मिनट के इस घोर भीषण युद्ध के बाद वह ट्रक अचानक आग की लपटों में धधक कर जल उठा। चालक रुक गया और कर्मी दल बाहर कूद गया। इटालियन कारें मुड़ गईं और मुख्य लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ लगाने लगी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कूद कर भागे लोगों को वह पकड़ लेंगे। वह कुछ देर खामोशी से खड़े भाग रहे कदमों की चरचराहट सुनते रहे। फिर एक ने कहा, अब क्या हम उनके हाथों पड़ जाएं जो हमें खोज रहे हैं, या घर की तरफ चल पड़ें? उन्होंने दूसरे की ओर देखा और फिर एक ने कहा, जब तक वह चले नहीं जाते हमें उन चट्टानों के पीछे छुप जाना चाहिए। कर्मी दल के 4 सदस्य सहमत हो गए। दूसरे जो घायल थे रेगिस्तान पर चलकर अधिक दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए पीछे ठहर गए और पकड़े जाने का इंतजार करते रहे। जबकि वे चारों मूर, तीखे, विंचेस्टर और ईस्टन दूरी पर दिख रही एक चट्टान तक दौड़कर गए और उसके पीछे छुप गए। ये सचमुच ऊटपटांग काम ही था, बेहद मूर्खतापूर्ण, लेकिन कितनी बहादुरी भरी मूर्खता थी ये। उत्तर में 600 मील तक फैला वह रेगिस्तान भूमध्य सागर तक जाता था। पूर्व में मिस्र की सीमा कम से कम 200 मील थी, दक्षिण दिशा में फ्रांस का भूमध्यवर्ती, और अफ्रीका शायद 250 मील के फासले पर था। बीच में खाली रेत ही रेत थी, जिसका मानचित्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं था, यानी कि मैप में भी इसको ढूंढा नहीं जा सकता था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इनके बिना वह रेगिस्तान की तपती गर्मी में सिर्फ एक दिन और उसकी खाली ठंडी रात में केवल 2 दिन ही जी सकते थे, और अधिक से अधिक 3 दिन। ईस्टन के गले में चोट थी। मूर का पैर कई दिन पहले गोला फटने से लगी किरणों से जख्मी हो गया था। छिपे रहना और फिर सभ्यता खोजने की कोशिश में पैदल चलना बेहद ज़रूरी था, और उनके लिए निश्चित रूप से चलकर मौत के मुंह में जाने जैसा ही था। और फिर भी उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। उन्होंने सभी तर्कों के विरुद्ध ये तर्क दिया कि यदि हम दक्षिण की ओर जाएं तो हो सकता है हमारा सामना भूमध्यवर्ती अफ्रीका से फ्रांस के गश्ती सैन्य दल से हो जाए, और हमें पक्का भरोसा था कि रास्ते में पानी अवश्य मिलेगा। एक दिन में 30 मील चलने पर फ्रांस की सीमा तक पहुंचने में किसी भी तरह 8 दिन से अधिक नहीं लगेंगे, और वहां उनकी गश्त अवश्य हो रही होगी। इस प्रकार उन्होंने बहस की और तय कर लिया। इटालियन सैनिकों ने उनको तलाशने की परवाह भी नहीं की। उनके लिए तो वे वैसे भी मर चुके थे, फिर क्यों परेशान होना। उन 4 आदमियों ने रात होने तक इंतज़ार किया, और फिर वे छिपने की जगह से बाहर आ गए तथा दक्षिण दिशा में चल पड़े। उस रात की तीखी सर्दी में वे लगातार चलते रहे। अगले दिन की तपती गर्मी सहते हुए भी उन्होंने चलना जारी रखा। तब कहीं उन्होंने हिसाब लगाया कि वे करीब 40 मील का फासला तय कर चुके हैं। उस दिन का तीसरा पहर बीतते बीतते वे गर्मी की चपेट में आ गए थे। उनके मुंह इस कदर सूख गए थे कि उन्हें बोलने में भी तकलीफ होने लगी थी। उनकी जीभ सूज गई थी और उनके मन में एक ही विचार बस गया, पानी पानी पानी। लेकिन वहाँ पानी नहीं था, और अभी 7 दिन तक चलने के लिए रेगिस्तान उनका सामना करने के लिए तैयार था। हाँ, ये रास्ता कम हो सकता था अगर कोई गश्ती दल उन्हें मिल जाता तो। उस शाम वे एक रेतीले टीले के ऊपर पहुंच गए, और वहां उन्होंने इटालियन सेना की एक बख्तरबंद कार अपने आगे देखी। उसकी बंदूकें उनकी ओर निशाना साधे थीं, और ऐसा लगता था उनकी बहादुरी का सफ़र अब ख़त्म हो गया है। उनके पास कोई हथियार नहीं था और लड़ाई का कोई प्रश्न होता ही नहीं था। अपने हाथ ऊपर उठाकर वे कार की तरफ चल पड़े। वहाँ कुछ राहत का सामान अवश्य होगा। इटालियन उन्हें कुछ पानी दे देंगे, लेकिन उनका यह सोचना तब घोर निराशा में बदल गया जब उन्हें कार में कोई सैनिक नहीं दिखा।
दोस्तों, इस दौरे के लिए कोई पदक नहीं, उनमें से एक बोला। और जाहिर है पानी भी नहीं है। जैसे ही वे कार के समीप पहुंचे, उन्होंने देखा कि कार खाली है। कार के हर तरफ गोलियों के पुराने निशान थे और कार के नीचे रेत में खून के गहरे दाग थे। इटालियन सैनिक पहले की किसी लड़ाई में उसके अंदर मारे गए थे। चारों लोग कार पर टूट पड़े और उनमें से पहले आदमी ने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बूचड़ खाने में कुछ टटोलना शुरू कर दिया। खाने पीने की बची कुची किसी चीज़ की तलाश में थे। निराश स्तब्ध वे लोग गर्मी और प्यास के कारण हांफते हुए कार की छाया में नीचे लेट गए। फिर उन्होंने दूसरी कोशिश की। उसमें कुछ तो ज़रूर होना चाहिए। इस बार उन्हें संलनित दूध के कई खाली डिब्बे मिले, जिन पर सूखे दूध की महीन परत जमी थी और सूखी बेकार चाय की पत्ती का ढेर मिला। उन्होंने अपने नाखूनों से डिब्बे पर चिपके हुए बाकी दूध को खरोच कर निकालने की और चाय की सूखी पत्ती चबाने की कोशिश की, लेकिन हर चीज में रेत थी और उनके मुंह में लार भी नहीं बची थी, इसलिए सारी कोशिशें बेकार गईं। 1 घंटे बाद मूर उठा और उसने एक तीसरी कोशिश की कि शायद कुछ मिल जाए। उसने कार के अंदर से सारी टूटी फूटी खून सनी चीज़ें बाहर निकाल फेंकी, पानी के दर्जनों डिब्बे, लेकिन सभी खाली और गोलियों से छिदे हुए। फिर अचानक उसने एक चीख मारी। कार के अंदर बहुत नीचे दबा एक और टीन का डिब्बा था जो उठाने में उसे भारी लगा। पानी, पेट्रोल से भरा हुआ। वह उस पर टूट पड़े और उसका ढक्कन उखाड़ दिया, मगर उसके अंदर पानी था। कितनी राहत की बात थी, मुर्दे में जैसे जान पड़ गई हो। 1.5 गैलन पानी उन 4 लोगों के लिए पुनः जीवनदान बन गया था, जिन्हें कुछ ही क्षण पहले प्यास के कारण अपने सर पर मौत मंडराती नजर आ रही थी। वे बात करने लगे और उनकी हंसी लौट आई। उन्होंने चाय की सूखी रद्दी पत्ती इकट्ठा की, आग जलाकर थोड़ा सा पानी एक खुले टिन में उबाला जिसमें पेट्रोल सनी रेत थी, और इस तरह उन्होंने रेगिस्तान में अपने लिए एक गंदी मटमैली चाय तैयार कर ली। उस बुरी तरह तबाह कार में एक और खजाना मिला, मरहम पट्टी का सामान, जिसका इस्तेमाल उन्होंने ईस्टन के गले पर और मूर के पांव में पट्टी बांधने के लिए किया। इसके बाद वे आराम से लेट गए और तब तक लेटे रहे जब तक कि गर्मी कम नहीं हो गई, और उसके बाद उन्हें लगा कि अब चलना चाहिए। उस रात वे अंधेरे में नहीं चले। वे कमज़ोर और भूखे थे तथा उन्होंने सिर्फ पतले निक्कर एवं कमीज़ें पहनी हुई थी, और बर्फ़ की मानंद ठंडा रेगिस्तान उनके अंदर तक मार कर रहा था। कुछ घंटों के बाद उन्होंने चलना भी बंद कर दिया और रेत में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। फिर एक दूसरे से लिपट कर उसमें लेट गए और रेत से अपने बदन को ढक लिया। इस बिस्तर ने कुछ गर्मी उनके अंदर बचाए रखी और उस रात वे कई घंटों तक सोए। अगले दिन सुबह होते ही वे आगे चल पड़े। पानी उन्होंने 3 हिस्सों में बांट लिया, लेकिन अनजाने दिनों के बारे में सोचकर वे बड़ी कंजूसी से पानी पी रहे थे। सुबह और रात को वे अपना मुंह पानी से पोंछ लेते और 2-4 चम्मच पी लेते थे। भूख अब उन्हें बुरी तरह सताने लगी थी, फिर भी उन्होंने चलना जारी रखा और अपने मन को इधर उधर भटकाते रहे ताकि उन्हें बार बार भूख का ख्याल ना आए। अगली सुबह मूर को कुछ याद आया। बहुत दिन पहले उनका गश्ती जत्था इस रास्ते से गुजरा था। याद करो, जब हम सारा में रुके थे और बावर्ची ने हमें रात के भोजन में वह घटिया मूंग के दाने उबाल कर दिए थे और रेत पर बैठकर हमने उन्हें खाया था। उसने उत्सुकता से कहा, शायद वे अभी भी वहाँ हैं। अभी प्लेट भर मूंग दानों से मेरा काम चल सकता है। इस नई उम्मीद के साथ वे चलते रहे। उन्होंने हिसाब लगाया कि सारा वहाँ से 80 या 90 मील आगे था। सिर्फ 4 दिन और चलना होगा उन मूंग के दानों के लिए। रेत भारी थी और उन्हें पांव घसीट कर चलना पड़ रहा था। अतः उन्होंने अपने बूट फेंक दिए और नंगे पांव चलना शुरू कर दिया। बढ़ती कमजोरी के बावजूद वे 20 या 30 मील प्रतिदिन की गति से आगे बढ़ते रहे। मन में एक ही विचार समाया हुआ था कि किसी तरह मूंग के दानों तक पहुंच जाएं, बस। अगले 4 दिन तक गर्मी और सर्दी में घिसटते हुए सिर्फ इस एक ही विचार ने उन्हें आगे चलाए रखा। हालांकि कमजोरी के कारण अब उनके घुटने कांपने लगे थे और तीघे के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। और चौथे दिन शाम को लड़खड़ाते हुए वे पुराने कैंप की जगह तक पहुंच गए, मन में बड़ी उत्सुकता लिए। साथियों, अब तो दावत होगी, उनमें से एक चिल्लाया।
और वे मूंग की फलियों के पौधे खोजने के लिए जोर जोर से गड्ढा खोदने में जुट गए। ऊपर से चलती तेज हवा उन्हें रेत के थपेड़े मार रही थी। मूंग के पौधे शीघ्र उन्हें काफी सारे मिल गए, एक कठोर सूखे मिट्टी के ढेले के रूप में, पकी मिट्टी जैसे। लेकिन उन्होंने उसके टुकड़े कर लिए और उन्हें अपने मुंह में ठूस लिया। सूखे ढेले जैसे मूंग के पौधे इतने नमकीन खारे थे कि उन्हें खाना मुमकिन नहीं था। पानी उनके पास इतना कम बचा था कि उन नमकीन ढेलों को चबाने व गले के नीचे उतारने के लिए प्रति व्यक्ति 2-4 चम्मच भर बचे पानी को बेकार करना बिल्कुल पागलपन होता। 4 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर घिसटते लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिला। थकान और निराशा तीघे के लिए बहुत भारी साबित हुई। वे चारों रोजाना की तरह एक दूसरे से लिपट कर रेत के गड्ढे में सो गए। लेकिन अगले दिन वह उनके साथ नहीं जा सका। उसने इसे हल्केपन से लेने की चेष्टा की। मुझे लगता है मैं यहीं आराम से रहूंगा, तीघे ने कहा, जब तक कि वे यहाँ नहीं पहुंचते और मुझे पकड़कर नहीं ले जाते। आप लोग चाहें तो आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे लिए यही अच्छा है। वह समझ गया था कि उसे पीछे ठहरे रहकर मौत का इंतजार करना होगा, लेकिन कोई और विकल्प था ही नहीं। साथ जाने का मतलब था उन तीनों पर बोझ बन जाना। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तो साथियों, भाग्य ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे। कोई आंसू नहीं टपका, किसी ने भी शाबाशी नहीं दी। तो ये था फ्रेंड्स भयानक रेगिस्तान का पहला पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप कल तक के लिए वेट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको कल सुनाऊंगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट और थोड़ा सा इंतज़ार। मिलते हैं आपसे कल इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।